Okay, good evening, friends. Welcome you all to lecture 4 of Polity. This is part of rapid revision program of CSC Edge and Socratic Debates channel on Telegram. So today's agenda is we'll be discussing central legislature and state legislature, which is chapter 22 to 25, roughly 47 pages, and chapter 33, which is around 18 pages. So let's start, guys. And the format, as you all know, we'll be doing a rapid questions and answer. ठीक है, स्टार्ट कर दो। एक दूसरे क्वेश्चन पूछ लो, जो भी आज दिन भर में पढ़ा है उसका जो भी पूछना पूछ लीजिए एक दूसरे को, एंड कीप योर रिस्पॉन्सेज एज शॉर्ट एज पॉसिबल। ठीक है, आप स्टार्ट कर लीजिए। Is president part of parliament? Yes. True. And in America? No. False. He is executive. What's the strength of Rajya Sabha? 243. Maximum strength? 250. And its present strength is 245, I think. Yes, 245. Yes. 225 from state, 8 from UT, and 12 are nominated. Okay, consider the following statement with respect to private member bill in the parliament. First statement आपने true or false बताना है, ठीक है? A private member bill is a bill presented by a member of parliament who is not elected but only nominated by president of parliament. True or false? False. False. False क्यों है? प्राइवेट मेंबर बिल होता है प्राइवेट मेंबर बिल। हाँ, कोई भी प्रेजेंट कर सकता है, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। हाँ, ठीक है। In the history of Indian Parliament, till now, no private member bill has been passed in the. No private member has been presented in the Parliament. True or false? फॉल्स। कब हुआ था लास्ट टाइम प्रेजेंट? कब हुआ था? किसी को याद हो तो? गौरी वाला था वो है क्या? वो ये ट्रांसजेंडर से रिलेटेड लगता है, कोई बिल शायद शशि थरूर शायद पेश किया था। हाँ, डॉक्टर शशि थरूर ने शायद ये डेटा के लिए भी पेश किया हुआ, शायद मुझे ज्यादा याद है। डॉक्टर शशि थरूर डेटा के लिए किया था। ट्रांसजेंडर वाला भी हो सकता है। दोनों में कोई पास नहीं हुआ होगा, है ना? पास का यार चेक करना पड़ेगा, गूगल करो किसी के पास है तो कि कोई प्राइवेट मेंबर बिल पास हुआ है या नहीं अभी तक पार्लियामेंट में। हाँ, प्राइवेट मेंबर पास तो हुआ है, पास्ट में हुआ है। 2-3 प्राइवेट मेंबर बिल पास हुआ है आज तक। कौन सा हुआ है? एग्जैक्ट नाम तो याद नहीं आ रहा है, लेकिन हुआ है, क्योंकि यूपीएससी का भी एक क्वेश्चन इस टाइप का एक आया था। एक गौरी है, एक पीओटी है। अगर कोई देख सकता है तो गूगल कर दो ना, नाम बता दो, पता लग जाएगा। यूट्यूब पे भी लोग देख रहे हैं ना, गलत नहीं होना चाहिए ना फिर। Considering the following statement with respect to Speaker of India. According to the provision laid in the Constitution of India, the post of the Lok Sabha Speaker goes to the majority party, while the post of the Deputy Speaker goes to the opposition. True or false? False. It has not been mentioned in the Constitution. तो कहाँ मेंशन है? ये रूल ऑफ बिजनेस में, मतलब आई थिंक मतलब ये है। और ये कन्वेंशन 1967 के बाद ऐसा हुआ था कि मतलब ये डिप्टी स्पीकर का पोस्ट अपोजिशन के पास रहता था, स्पीकर का रूलिंग पार्टी के पास। ये कन्वेंशनली तब से चलता आ रहा है। हाँ, ये कन्वेंशन है, लेकिन हमने 1969 में जो उसके लिए लीगल प्रोविजन लेके आए थे, जो लीडर ऑफ अपोजिशन होता है उसके लिए। लेकिन ये लोकसभा का मेंबर रूलिंग पार्टी का होगा और डिप्टी अपोजिशन का होगा। ये सिर्फ कन्वेंशन, हम इसको फॉलो कर रहे हैं। अभी कौन है लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा? अभी है या नहीं? अभी तो गुलाम नबी आजाद है ना अभी तो। नहीं, रिटायर हो चुके हैं। रिटायर हो चुके हैं। नहीं, लीडर ऑफ अपोजिशन अभी है ही नहीं कोई शायद, क्योंकि उसके लिए 1/10 आपको सीट जीतना होगा ना, और 55 तो आया नहीं है। तो प्रेजेंट में देयर इज नो लीडर ऑफ अपोजिशन सिंस 2014 से अभी तक है ही नहीं। वो वैसे लीडर है, लेकिन लीगल रिकॉग्निशन नहीं है उनको, जो आप बोल रहे हो ना गुलाम नबी आजाद, लीगल नहीं है उसको। ही जस्ट अ लीडर ऑफ मेजोरिटी पार्टी, जो मेजोरिटी पार्टी है, लेकिन लीडर ऑफ अपोजिशन की पोस्ट नहीं है उनको।
Right now, leader of opposition in Rajya Sabha is Mallikarjun Kharge, and in Lok Sabha there is no one vacant पड़ा है इसमें. नो, लोकसभा में कोई नहीं है. हाँ, ठीक है. और लीडर ऑफ अपोजिशन बनने के लिए कितना स्ट्रेंथ चाहिए होता है सीट्स जीतना? 1/10 होता है. 10% of the नहीं, 1/10 of 1/10 the होता है. strength of the house. जैसे 445 है हमारा, तो Minimum 55 सीट्स होनी चाहिए आपके पास 55 लोकसभा में. होना चाहिए. Yes. ओके, और नॉमिनेटेड मेंबर जो है, जो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है, उसके लिए कौन कौन से 4 क्राइटेरिया है? जैसे क्लास होता है उसमें सी हटा दो, LASS, यानी लिटरेचर, आर्ट, साइंस एंड सोशल साइंस. और स्टेटस जो होता है उसमें अलग है, या ये स्टेट वाली जो होती है लेजिस्लेशन? एक और ऐड हो जाता है, कोऑपरेटिव्स. कोऑपरेटिव सोसाइटी में. स्टेट वाले में एक एंग्लो इंडियन का पहले एक प्रोविजन था, लेकिन रिसेंटली गवर्नमेंट एक अमेंडमेंट ला करके ये प्रोविजन को खत्म कर दी है. तो एंग्लो इंडियन के लिए कोऑपरेटिव स्टेट सोसाइटी नहीं है उसका आंसर कोऑपरेटिव मूवमेंट के लिए उसने वर्क किया हो. ओके ओके, थैंक यू. Okay, consider the following statement. The Speaker of the Legislative Assembly shall vacate his or her office if he or she ceases to be a member of Assembly. True or false? Please repeat. A Speaker of Legislative Assembly shall vacate his or her office if he or she ceases to be a member of Assembly. True. Whenever a legislative assembly is dissolved, the speaker shall vacate his or her position immediately. False. False. ऐसा क्यों होता है, मतलब इमीडिएटली क्यों नहीं करते वो? स्पीकर का continuity एक of अलग office. एक ऑफिस है, मतलब सिर्फ एक ये पोस्ट नहीं है, एक ऑफिस है, और वो फंक्शनिंग तो बाद में भी चलती रहती है. Okay. अच्छा, ये जो स्पीकर जो होते हैं, जो न्यू लोकसभा में बनते हैं फर्स्ट डे पे आकर, तो उसको ओथ कौन दिलाते हैं? स्पीकर का कोई ओथ नहीं होता है. ओके, स्पीकर जब एमपी बनते हैं तो उसी टाइम प्रेसिडेंट ही. हाँ, that's स्पीकर correct. प्रोटेम को किसको कौन वोट दिलाता है? जैसे ही नया लोकसभा का गठन होता है, उसके बाद फिर क्या करते हैं, जस्ट उसके पहले मीटिंग से जस्ट पहले जो होते हैं स्पीकर होते हैं, रिजाइन देते हैं, और जो सीनियर ओल्डेस्ट मेंबर जो होता है उनको प्रोटेम स्पीकर के रूप में उनको चुना जाता है, ताकि जितने भी लोग इलेक्टेड हुए हैं उनको ओथ दिला सकें वो. फिर उसी मीटिंग में वो लोग डिसाइड करते हैं मेजोरिटी से कि कौन स्पीकर होगा, और उसके बाद से फिर वो स्पीकर हो जाते हैं परमानेंटली. बट प्रोटेम स्पीकर तो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट होते हैं ना. ट्रू और फॉल्स? हाँ, और ओथ भी प्रेसिडेंट ही दिलाते हैं प्रोटेम स्पीकर को. ओके, मैं कुछ स्टेटमेंट बोलूं? यस मैम. मैम आप बोल सकते हैं. इलेक्शन होता है जो स्पीकर का, उसका डेट कौन फिक्स करता है? प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है. ओके. और डेप्यूटी स्पीकर के केस में स्पीकर ने करना होता है. स्पीकर करता है. ओके, मैं कुछ स्टेटमेंट रीड आउट करूंगा, आपने बोलना है कि ये मनी बिल की डेफिनेशन में आता है या नहीं आता है. ठीक है. A bill shall deem to be a money bill if it contains only provision related to imposition, abolition, remission, alteration and regulation of any tax. True or false? और भी बहुत सारे मैटर्स हैं, ये भी आता है उसमें से एक है. ये ट्रू और फॉल्स? ये उसका एक पार्ट है, लेकिन ओनली की वजह से ये फॉल्स हो जाएगा. नहीं, ये एक्चुअली ट्रू है. आर्टिकल 110 में ये फर्स्ट स्टेटमेंट ये ओनली ही लिखा हुआ वहां पे. नहीं, उन्होंने ये लिखा है कि ओनली, उन्होंने जो कुछ प्रोविजंस दिए हैं, 8-9 प्रोविजंस, उनका सिर्फ यही आएंगे. उनमें Yes, से ma'am. एक आपका ये टैक्स वाला है. सेकंड स्टेटमेंट में बोल रहा हूँ, a money bill has a provision for the custody of consolidated fund of India or the contingency fund of India. True or false? ट्रू. कंसोलिडेटेड फंड एंड कंटिजेंसी फंड में डिफरेंस क्या है आर्टिकल में? 266 and 267. 266 and 267. और दोनों के लिए पार्लियामेंट्री अप्रूवल चाहिए या नहीं चाहिए? कंटिजेंसी के लिए नहीं चाहिए.
ओके, उसके लिए कौन करता है? सेक्रेटरी वो टू द वो फाइनेंस फाइनेंस मिनिस्टर मिनिस्ट्री के फाइनेंस ऑन द सेक्रेटरी एडवाइस के ऑफ अंडर में होता प्रेसिडेंट। है। नहीं, करता कौन है? प्रेसिडेंट के एडवाइस पे फाइनेंशियल सेक्रेटरी करता है, ये बोलो। ऑन बिहाफ ऑफ द Yeah. प्रेसिडेंट, मतलब On फाइनेंस behalf of सेक्रेटरी इज द president कस्टोडियन ऑफ करता द है कंटिजेंट। फाइनेंस सेक्रेटरी। ओके, और ये जो पब्लिक अकाउंट होता है उसके लिए पार्लियामेंट्री अप्रूवल चाहिए नहीं चाहिए? नहीं, उसके लिए नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। उसके लिए भी नहीं चाहिए। ओके, अगला ओके, एक स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट बोलती हूँ। हाँ, यस मैं मैम, बोलती हूँ। बोलिए मैम। Constitution has fixed the term of office for member of Rajya Sabha as a 6 year. फॉल्स। फॉल्स है, कौन सा आरटीआई मैम? है। ये बताना, ये तो पता ही होगा सबको। द कॉन्स्टिट्यूशन अच्छा, ऑफ तो इंडिया उसका आंसर क्या ट्रू है कि ट्रू है, या उसका आंसर फॉल्स है? मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा प्रोविजन है कि 6 इयर्स नहीं, फॉल्स होगा। होगा, वो फॉल्स। हाँ, वो फॉल्स था बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन ने वो प्रोविजन नहीं दिया है। वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में ऐसा प्रोविजन किया गया है कि 6 ईयर टर्म होगा राज्यसभा का। ओके ओके। Okay. And the Constitution of India provides for 3 sessions of Parliament in a year, but it is not mandatory to conduct all 3 sessions in a year. फॉल्स। ट्रू। ये कहाँ पे लिया हुआ है? क्योंकि क्या? क्योंकि फॉल्स है ना, 2 Which- कंसेक्यूटिव फॉल्स सेशन है। के बीच अकॉर्डिंग टू में। कॉन्स्टिट्यूशन देयर एटलीस्ट 6 मंथ, Yes, yes, विद इन 6 false, मंथ में false. मतलब एक मीटिंग सेशन अरेंज कराना है, ऐसा है। नहीं, ये 6 तो कॉन्स्टिट्यूशन मंथ से में बस ज्यादा इतना गैप नहीं होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन में बस इतना मेंशन किया हुआ है कि 2 सेशन के बीच में मोर देन 6 मंथ का गैप नहीं होना चाहिए। नहीं, ये जो 3 सेशन वाली बात है, ये कहीं दी हुई है या फिर ये कन्वेंशन है, ये चल रहा है? ये पूछ रहा हूँ। कन्वेंशन है। हाँ, ये कन्वेंशन है आई थिंक। कॉन्स्टिट्यूशन में रूल्स ऑफ convention है। बिजनेस नहीं, हाँ, ये ऑफ आप नहीं है। लोकसभा। कॉन्स्टिट्यूशन में बस इतना लिखा हुआ है कि 6 मंथ के अंदर एक सेशन होना चाहिए, मतलब गैप हाँ, भी 6 मंथ से होना चाहिए। वो तो ठीक है, लेकिन ये कन्वेंशन में है या फिर ये पूछ रहा हूँ मैं, लीगल बैकिंग है भी या नहीं? ये कन्वेंशन में चल रहा है जो 3 सेशन वाला हम जो फॉलो करते हैं जैसे। नहीं है, लीगल बैकिंग कन्वेंशन नहीं है, कन्वेंशन। नहीं है कोई लीगल कॉन्स्टिट्यूशन बैकिंग। में तो ये मेंशन नहीं है, मतलब इतना कंफर्म है। हाँ, वो तो हाँ कंफर्म है। हाँ, बट ये रिटन कन्वेंशन है या मतलब अनरिटन कन्वेंशन है? एनीवन? ये लक्ष्मीकांत में तो देखना नहीं दिया, पड़ेगा। जनरली लिखा हुआ है अनरिटन लक्ष्मीकांत। कन्वेंशन है आई गेस। या रूल ऑफ बिजनेस ऑफ द हाउस के अंदर में हो सकता है ये कवर होता हो, इसको देखना आइडिया पड़ेगा नहीं एक बार। है। ओके, चेक करो इसको, कोई हो सकता है किसी के पास हो तो। यूट्यूब पे भी लोग देख रहे हैं। एक और Guys, please स्टेटमेंट। don't confuse the people on YouTube. Let's continue आगे। Yeah, Constitution. I'm asking one more statement. Just state true or false. Constitution has provided that leader of opposition should belong to largest opposition party. फॉल्स। कॉन्स्टिट्यूशन में लीडर ऑफ False, अपोजिशन का false. कोई मतलब नहीं है, ऐसा आर्टिकल है इससे रिलेटेड। सुप्रीम तो कोर्ट। कहाँ मेंशन किया गया लीडर ऑफ ऑपोजिशन को? लीडर ऑफ अपोजिशन एक्ट 1976 आई थिंक। 77। हाँ, उसके लिए ये बोला जाता है पार्लियामेंट्री स्टैट्यूट में प्रोविजन है लीडर ऑफ अपोजिशन का, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म नहीं है। और वैसे ही लीडर ऑफ द हाउस जो है वो भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म नहीं है, वो रूल ऑफ हाउस में मेंशन्ड है। सो हाँ, लीडर ये ऑफ दोनों रूल हाउस ऑफ इन हाउस रूल के ऑफ अंदर आता हाउस है ये। एंड लीडर ऑफ अपोजिशन इन पार्लियामेंट्री स्टैट्यूट। एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेजोल्यूशन एंड सब्सटैंटिव मोशन? I think both are same. Like all resolutions are said to belongs to the category of substantive motion. ना बेसिक ये है ना कि जो भी ये मोशंस हैं इसमें सारे की वोटिंग ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अगर रेजोल्यूशन है तो उसको सारे की वोटिंग ज़रूरी होगी। सारे की मतलब ज़रूरी नहीं है कि जो मोशंस हैं सब में वोटिंग हो, बट अगर रेजोल्यूशन है तो उसमें वोटिंग करनी ही पड़ेगी। एंड रेजोल्यूशन एक सबसेट है सब्सटैंटिव मोशन का।
अगर इन शॉर्ट हमें बोला, हम बोल सकते हैं कि जो भी हमारे सब्सटैंटिव मोशंस हैं जिन पे हम वोटिंग करते हैं वही रेजोल्यूशन बन जाता है। कह सकते हैं कि सब्सटेंशियल मोशन इज अ टाइप ऑफ रिजोल्यूशन, ऐसा ना? No, all resolutions are substantiative motions, but हाँ all ये है। substantiative motions are not a resolution. ओके। हाँ मतलब अच्छा, रेजोल्यूशन जो कॉलिंग, है वो है। हाँ हाँ मैम बोलिए। हाँ हाँ बोलिए। ओके। ये क्वेश्चन था कि कॉलिंग अटेंशन मोशन है एक, वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है या नहीं? हाँ No, it is मेंशन्ड not है। mentioned. नहीं आई थिंक रूल्स ऑफ प्रोसीजर नहीं, ये नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में तो Yeah, इसके बारे it में is नहीं कोई mentioned in rules of मेंशन है। procedure. हाँ, रूल्स ऑफ प्रोसीजर में मेंशन है, इंडियन इनोवेशन है बेसिकली। राज्यसभा अडजर्नमेंट मोशन कर सकता है? No. नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट को सेंसर करने का एलिमेंट होता है और वो पावर राज्यसभा के पास नहीं है। राज्यसभा को अच्छा, परमिशन ही नहीं है मतलब इस तरह का मोशन पास करने का। मिनिमम कितने आवर्स तक के लिए रहता है डिस्कशन ऑन अडजर्नमेंट मोशन? 2.5 hours। तीन चीजें हैं, तीन डिवाइसेस हैं जो हमें अर्जेंट मैटर पे अगर हमें बात करनी थी तो कौन कौन सी हैं? एक तो एक तो कॉलिंग अटेंशन attention मोशन, एक कॉलिंग अटेंशन मोशन, एक तो एडजॉर्नमेंट मोशन, और तीसरा आई डोंट नो। तीसरा Point है of शॉर्ट vote। ड्यूरेशन। सेंसर, अच्छा शॉर्ट ड्यूरेशन। Okay. Considering the following statement, the governor of a state nominates the chairman of legislature council of that particular state. True or false? काउंसिल का प्लीज I रिपीट repeat. द। False. Okay. I will repeat. The governor of a state nominates the chairman of the legislature council of that particular state. फॉल्स है, उस विद इन अ मेंबर False. चूज किया Because जाता है। कौन फॉल्स। कैसे yeah, होता है? कैसे होता है इलेक्शन? ये मैं वो स्पीकर काउंसिल में होता है ना, स्पीकर का Among ऑफिशियल members तरीके of से council विद इन will काउंसिल elect. इलेक्शन होता है। हाँ ऐसा ही होता है। सेकंड स्टेटमेंट है, द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ अ स्टेट इन इंडिया कैन बी लार्जर इन साइज देन द हाफ ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दैट स्टेट। ट्रू और फॉल्स? नहीं नहीं, ये फॉल्स है क्योंकि ये इस पे है कि फॉल्स है, इस पे रेस्ट्रिक्शन है, 1/3 का रेस्ट्रिक्शन है। 1/3 का रेस्ट्रिक्शन है। और क्या है? दो रिस्ट्रिक्शन, एक तो 1/3 होना चाहिए, दूसरे वाला क्या है? मिनिमम 60 और 40। नहीं, मिनिमम 40, 60 नहीं 40। हाँ 40 ओके ओके। okay, there are two types of motions like who requires support of 50 members before passing it. So which are those two motions? Impeachment of एडजॉर्नमेंट मोशन और नो ये कॉन्फिडेंस इम्पीचमेंट ऑफ मोशन। प्रेसिडेंट वाला हाँ है। अडजर्नमेंट impeachment of मोशन। president. एडजॉर्नमेंट मोशन और नो कॉन्फिडेंस मोशन, ये इन दोनों में एटलीस्ट 50 मेंबर का सपोर्ट चाहिए। Correct. The chairman and the deputy chairman of Rajya Sabha are not member of that house. डिप्टी चेयरमैन ये डिप्टी फॉल्स है। चेयरमैन तो डिप्टी होता है। चेयरमैन उसके उसी के मेंबर होते हैं, लेकिन चेयरमैन जो होते हैं जैसे उपराष्ट्रपति वो नहीं होते हैं। ओके, फॉल्स है, ये सही बोला आपने। सेकंड स्टेटमेंट है, while the nominated member of the two houses of the parliament have a voting right in the presidential election, they have the right to vote in the election of the vice president. नॉमिनेटेड मेंबर प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट नहीं करते हैं, जबकि उनके रिमूवल में पार्टिसिपेट करते हैं। और वाइस प्रेसिडेंट की रिगार्डिंग क्या था? वोट करते हैं सर। मैंने बोला है नॉमिनेटेड मेंबर। हाँ सही बोल रहे हो आप। तो दो नॉमिनेटेड मेंबर है वो प्रेसिडेंट के में नहीं करते, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वो करते हैं, ये बोल रहा था। हाँ बाकी लोग भी पूछो यार। Okay, so prorogation does not affect the bill or any other business pending before the house. True or false?
ट्रू मैम। डिसोल्यूशन इफेक्ट। ओके, ये बजट दिया है क्या कॉन्स्टिट्यूशन में? बजट मेंशन है कहीं पे? नहीं, नहीं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 112। Consider the following statement with respect to that. Okay, the Rajya Sabha cannot discuss the annual financial statement. True or false? फॉल्स। 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 डिस्कस तो कर ही सकता है। कर क्या नहीं सकता फिर? कैन नॉट वोट। मतलब वो डिमांड उसको मतलब वो उस पे मतलब वोटिंग वो नहीं कर सकते हैं, या मैक्सिमम वोट ऑन वो डिमांड 14 दिन पे। तक उसको वो 14 दिन तक वो उसको डिले कर सकते हैं। के लिए वोट नहीं कर सकते। Okay. बजट इज अ मनी बिल ना, तो मैक्सिमम 14 days। Okay, consider this statement. मार्च कैश। Yes, ma'am. Yes. अच्छा, वो मैम ने क्वेश्चन पूछा था ना कि प्रोरोगेशन सारे बिल और रेजोल्यूशन को लैप्स कर देता है, तो वो ट्रू था या फॉल्स था? उसके कुछ एक्सेप्शंस है ना। हाँ, ट्रू था, बट वो अगर पेंडिंग नोटिसेस आ जाती है ना, उनके केस में वो लैप्स हो जाती है। और एक ये भी है ना, जज का रिमूवल वाला जो रिजोल्यूशन है वो सिंगल सेशन में खत्म होना चाहिए पूरा प्रोसेस, अदरवाइज वो लॉस्ट हो जाता है। लार्जेस्ट कमिटी ऑफ पार्लियामेंट कौन सा है? एस्टीमेट कमेटी। कितने मेंबर होते हैं? एस्टीमेट कमेटी 30 मेंबर है। 31 ओके। एस्टीमेट कमेटी में तो 30 होते हैं नहीं, सबसे बड़ा कमेटी होता है डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी जो होता है, उसमें 31 मेंबर होते हैं, वो बड़ा होता है। ये फिर स्टैंडिंग कमेटी अलग है ना सर, ये जो लोग बोल रहे हैं इनसे अलग है ना ये तो? नहीं, वो पार्लियामेंट्री कमेटी ही है सर। हाँ, करेक्ट, डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी। हाँ, क्योंकि डिपार्टमेंटल जो स्टैंडिंग कमेटी होती है उसमें लोकसभा राज्यसभा से दोनों पार्टिसिपेट करते हैं, 21 और 10। लेकिन जो एस्टीमेट कमेटी होता है वो 30 होता है, उसमें केवल लोकसभा से पार्टिसिपेट करते हैं। ओके, फंक्शन क्या होता है एस्टीमेट कमेटी का? बजट के टाइम पे एस्टीमेट्स वगैरह का, और कोई बिल आता है मनी बिल वगैरह, उसमें भी उनका पार्ट हो सकता है। ऐसा एलोकेट करना होता है, जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं सब इसी के पास आई गेस देती हैं। Okay, so whether a member is subject to any of the above disqualification, like disqualification except in case of defection, it is discretion of the president or not, or is it applicable for judicial review or not? डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रेसिडेंट इट इज नॉट डिस्क्रिप्शन, इलेक्शन कमीशन के रिकमेंडेशन पे करते हैं। रिपीट कर दीजिए प्लीज एक बार। हाँ, प्रोसेस का जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, मॉडिफाइड ड्यू प्रोसेस, ये मतलब जो प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ है वो फॉलो हुआ है या नहीं हुआ है। ओके, आई एम अ बिट कंफ्यूज्ड अबाउट इट, क्योंकि ऐसा तो लक्ष्मीकांत में लिखा नहीं है, तो एक बार आप लोग सर्च करके थोड़ा कंफर्म होके बता दीजिएगा कि जुडिशियल रिव्यू के लिए है कि नहीं। क्योंकि कुछ टाइम पहले कुछ मेंबर डिस्क्वालीफाई किए थे। ओके, वो बट वो तो लोकसभा, वो तो स्टेट लेजिस्लेचर का था, सॉरी। वैसे स्पीकर, अगर स्पीकर किसी को अगर डिस्क्वालीफाई करते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ के अंतर्गत, तो ये जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत में आता है। हाँ, स्पीकर वाला आता और है, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी मेंशन था, नहीं था, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन में स्पीकर के पोस्ट को भी रखा गया है ना एम्बिट से बाहर, इस डिसीजन को कि मतलब डिस्क्वालीफाई करेंगे तो वो जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, बट सुप्रीम कोर्ट ने उनको भी रिव्यू करना स्टार्ट किया। केस में सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था, उसमें वो बोले थे कि मतलब कि इट इज नॉट बियॉन्ड द जुडिशियल रिव्यू, मतलब डिसीजन ऑफ द स्पीकर। हाँ, स्पीकर वाला तो जुडिशियल रिव्यू के बियॉन्ड नहीं है, बट प्रेसिडेंट वाले में थोड़ा डाउट है। उसका शायद मैम अभी तक चैलेंज नहीं हुआ ना, शायद मेरे हिसाब से तो कोई ऐसा केस आया ही नहीं कि जहाँ पे किसी ने जुडिशरी में उसको किया। अदरवाइज जुडिशरी तो वो मतलब क्या बोले इंडिया में माइटी है। किसी स्टेट को लेजिस्लेटिव काउंसिल बनानी हो तो उसका क्या प्रोसेस है?
पहले स्टेट में रेजोल्यूशन पास होगा, फिर ये स्पेशल मेजोरिटी से, बाई फिर वो स्पेशल जाएगा मेजोरिटी। सेंटर में, और सेंटर में सिंपल मेजोरिटी चाहिए। Okay, right. Okay. Consider the following statement. The Council of Ministers in the center shall be collectively responsible to the Parliament. फॉल्स, लोकसभा को लोकसभा बोलते हैं। सिर्फ। वो तो लोकसभा। रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। Okay. कौन से आर्टिकल में दिया है? आर्टिकल 75। Okay. Thank you, sir. Second statement है the Union Minister shall hold office during the pleasure of President of India. फॉल्स, राइट, ट्रू। until they enjoy majority in लोकसभा। No, ये statement true और false है, ये बताइए मुझे। The Union Minister shall hold office during the pleasure of the President of India. फॉल्स है, फॉल्स। हाँ, ये PYQ है, PYQ है, यूपीएससी ने इसको ट्रू माना है, ये ट्रू होगा। कॉन्स्टिट्यूशन में एज इट इज मेंशन है ना, द मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, लेकिन वो प्लेजर प्रेसिडेंट का नहीं होगा। जो आप मेजोरिटी वाली बोल रहे हैं ना, वो इसके अंदर ही है, लेकिन स्पेसिफिक मेंशन करने की जरूरत नहीं है। तो ये ट्रू स्टेट एज पर यूपीएससी। इसमें ये आता है कि इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रेसिडेंट के पास होती है और जो कलेक्टिव होती है वो लोकसभा में होती है। हाँ जी सर। लेकिन सर वो इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है प्रेसिडेंट को लेके, बट वो प्रेसिडेंट को पीएम एडवाइज करते हैं। तो वो क्या होता है ना, वो जो मिनिस्ट्री है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का काउंसिल है, उसको इंटैक्ट रखने के लिए दिया जाता है कि वो आपस में एक दूसरे को लेके भी रिस्पॉन्सिबल रहें और कलेक्टिवली भी रिस्पॉन्सिबल रहें। नहीं, फिर जो प्रेसिडेंट का जो प्लेजर होता है ना, वो पीएम का ही प्लेजर होता है देखा जाए तो। वो डायरेक्टली मेंशन नहीं करा, क्योंकि हमारे यहाँ पे प्रेसिडेंट सर हेड ऑफ स्टेट होते हैं ना, इसलिए करके वो ऐसा दिया हुआ है। बाकी किसी को क्लैरिटी है तो सर इसमें आपने यूनियन मिनिस्टर पूछा या मिनिस्ट्री पूछा? द यूनियन मिनिस्टर्स बोला है मैंने। ओके, ठीक है, माय बैड, सॉरी। व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन सप्लीमेंट्री ग्रांट एंड एडिशनल ग्रांट? सप्लीमेंट्री ग्रांट एक्चुअली तब इशू की जाएगी जब कोई भी मतलब अपना बजट इनसफिशिएंट पड़ेगा किसी खर्चे के लिए, वाइल एडिशनल ग्रांट किसी न्यू सर्विस के लिए मतलब ग्रांट पास की जाएगी। व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ एन्युटी? एनुअल बेसिस पे आई थिंक। हाँ राइट मैम, कि एनुअल बेसिस पे मतलब आपको जो बजट एलोकेट होगा वो आपको खर्चा करना, अदरवाइज इट विल लैप्स। Okay. Consider the following statement with respect to no confidence motion in India. The Article 117 mention the no confidence motion. True or false? Okay. फॉल्स। No confidence motion can be introduced in the Rajya Sabha only. फॉल्स। इन द लोकसभा ओनली। कितने चाहिए? 50 मेंबर की मिनिमम सपोर्ट चाहिए उसको रेज करने के लिए। अच्छा, एक स्टेटमेंट है पॉलिसी में ये भी है कि इसमें कोई ग्राउंड नहीं चाहिए होता है इसको पेश करने के लिए। ओके। डिफीट ऑफ पॉलिसी कट मोशन विल रिजल्ट इनटू फॉल ऑफ गवर्नमेंट, ट्रू या फॉल्स? फॉल्स। ट्रू। ट्रू आई थिंक। पॉलिसी तो एक नहीं पास हो जाएगा तब होगा वो। स्टेटमेंट क्या था सर? मतलब अगर पॉलिसी कट मोशन का डिफीट गवर्नमेंट के फॉल, मतलब इफ पॉलिसी कट मोशन गेट्स डिफीटेड गवर्नमेंट विल फॉल, ऐसा था। हाँ, then तो it's ये false. फॉल्स होगा। स्टेटमेंट इज ट्रू। ओके। नहीं, फॉल्स है, बिकॉज गवर्नमेंट सेंसर्ड हो जाएगा, फिर उनको अपना मेजोरिटी प्रूव करना पड़ेगा कॉन्फिडेंस मोशन से। डायरेक्टली गवर्नमेंट फॉल नहीं होगा। Okay, what is the similarity between Financial Bill 1 and Money Bill? मैम दोनों के लिए प्रेसिडेंट का वो चाहिए ना, प्री रिकमेंडेशन। और एक चाहिए।
दोनों लोकसभा में आता है। या करेक्ट। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इज वेल डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ये ट्रू फॉल्स? फॉल्स। फॉल्स। कौन से आर्टिकल में है ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का डिस्कशन? 100। नहीं 100 तो नहीं है। ये 100 इसके प्रेसिडेंट के क्वालिफिकेशन में मेंशन है, गवर्नर के क्वालिफिकेशन में मेंशन है ना, डिफाइन तो हो रही है। हाँ वही डिफाइंड पूछ रहा कहीं हूँ नहीं है। ना। आर्टिकल 102 और 191 दोनों के रिस्पेक्ट में है ये। वहां पे गवर्नर सर के लिए, इधर प्रेसिडेंट के लिए, ठीक है। और जो प्रायर पार्लियामेंट, रिकमेंडेशंस, यस मैम, yeah, prior recommendation of president is required for introduction of financial bill second. True or false? फॉल्स। इंट्रोडक्शन के लिए रिक्वायर्ड True. नहीं है, बाद में कंसीडर करने के लिए रिक्वायर्ड होता है No, उनका परमिशन। prior recommendation is required before passing the bill, और फाइनेंशियल बिल 1 में है before introducing the bill. हाँ करेक्ट। Joint sitting should be passed by special majority or simple majority? सिंपल मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी। Simple. consider the following statement. The Department of Revenue is responsible for preparation of the union budget that is presented to the parliament. True or false? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस प्रिपेयर्स द बजट। Okay, thank you. Second statement है, no amount can be withdrawn from the consolidated fund of India without the authorization from the Parliament of India. ट्रू। True. True. That's true. ये कौन से आर्टिकल में है? 266 में है, 7 में है कंसोलिडेटेड फंड वाला? 266। 266 266 में दो हैं, कंसोलिडेटेड फंड और पब्लिक फंड ऑफ इंडिया। ओके ओके। आई थिंक स्टेट के लिए भी यही आर्टिकल है क्या? हाँ हाँ यही है। ओके। अच्छा, जॉइंट सीटिंग का प्रोविजन किस आर्टिकल में है? 108। 108. करेक्ट। अच्छा, एक क्वेश्चन है, इन इंडिया कौन करता है? लोकसभा स्पीकर। स्पीकर। करना होता है? अगर स्पीकर नहीं है तो फिर उन्हीं में से एक लोगों को चुना जाता है। स्पीकर नहीं होता, डिप्टी स्पीकर करता है, और डिप्टी स्पीकर नहीं होता है तब जाके डिप्टी चेयरमैन करता है, कभी चेयरमैन नहीं करेगा। ओके ओके। अच्छा, एक क्वेश्चन है, इन लोकसभा स्पीकर इज नॉमिनेटेड, चूजन, इलेक्टेड और अपॉइंटेड? इलेक्टेड। नो, इट इज चूजन। आईएएस मतलब ये 2009 का प्री का क्वेश्चन है। तो चूजन सर थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए प्लीज। जनरली स्पीकर को क्या होता है कि वो जो रूलिंग पार्टी होती है वो अपने में से ही किसी एक को चूज करके वहां पे उसको वो पोस्ट हैंड ओवर करती है। मतलब ये इलेक्टेड का मतलब हो गया कि ये टेक्निकली इनकरेक्ट हो जाएगा। एक्चुअली जो मेंबर्स ऑफ द लोकसभा है वो आपस में डिसाइड करके चूज करते हैं, ऐसे नहीं बोलेंगे कि रूलिंग पार्टी, वो तो इनफॉर्मल। सर वो वोट नहीं करते हैं क्या वो लोग? सारे एमपीज चुनते हैं ना सर? हाँ, तो सारे एमपीज चुनते हैं, तो उसको ना डिग्निटी ऑफिस ऑफ द डिग्निटी है, इसलिए उनको चूजिंग बोला गया है। इलेक्शन यदि डाल देंगे तो ऐसा लगेगा कि एक सेक्शन ऑफ मेजोरिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो चूंकि वो पूरे हाउस का स्पीकर है, उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं, इसलिए उनको चूजिंग वर्ड यूज किया गया है कि मेंबर्स चूज कर रहे हैं, सब मिलकर उन पर कंसेंट दे दिया। अच्छा, बस ट्रू और फॉल्स बताना है। अ स्पीकर डज नॉट टेक ऑथ ऑफ द ऑफिस। ट्रू है, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की तरह लेते हैं। हाँ, एमपी के ओथ होते हैं। हाँ, ट्रू स्टेटमेंट है। सर स्पीकर एमपी तो होता है, बस जब वो स्पीकर बन जाता है तो
एमपी की पोस्ट नहीं रहती है शायद उसकी। रहती है। नहीं ये ब्रिटेन के पार्लियामेंट में ऐसा होता है, लेकिन इंडिया के पार्लियामेंट में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे स्पीकर जो होते हैं उसको एमपी रहना ही रहना है, तभी वो सर एमपी तो उधर भी रहना होता है उन्हें, बट उन्हें अपनी पार्टी की मेंबरशिप ड्रॉप करनी होती है। अरे हाँ सॉरी हाँ, ब्रिटेन में ये होता है कि उन्हें पार्टी का मेंबरशिप से मतलब, जैसे यहाँ पे होता है कि वो रूलिंग पार्टी से वो होते हैं, तो वहां पर जैसे वो स्पीकर इलेक्ट होते हैं उनको रूलिंग पार्टी से मतलब छोड़ना होता है, उनको इंडिपेंडेंट मेंबर के रूप में काम करते हैं वहां पे वो। Okay, can joint sitting be held if the Lok Sabha is dissolved? Sorry? Can joint sitting be held if the Lok Sabha in which the proposal has been introduced is dissolved? फॉल्स होगा ये, बिकॉज प्रेसिडेंट डिसॉल्व करता है और प्रेसिडेंट ही जॉइंट सिटिंग बुलाता है, तो डिसॉल्व कर दिया तो बुलाएगा किसको? नहीं, बाद में हो सकती है ना। ओके, बट इसमें एक एक्सेप्शन ये आ जाता है कि इफ like president has notified his intention to summon that kind of sitting, that is joint sitting, तो वहां पे वो lapse नहीं होगा। Yeah, before dissolution, if notification is issued for joint sitting, then it is allowed. कौन से बिल में और एक्ट में, बिल में अगर डेडलॉक हुआ तो जॉइंट सिटिंग आएगा? ऑर्डिनरी में आएगा या नहीं आएगा? ऑर्डिनरी में ही आएगा। बाकी में मनी बिल और सीएए में, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट या बिल, नहीं आएगा। नहीं, उस केस के लिए नहीं ज्वाइंट सिटिंग का प्रोविजन है। मनी बिल में तो डेडलॉक होगा ही नहीं, और कॉन्स्टिट्यूशनल बिल में ड्रॉप हो जाएगा बिल अगर डेडलॉक हुआ तो। मनी बिल में जैसे डेडलॉक होगा तो गवर्नमेंट ही गिर जाएगा, प्राइम मिनिस्टर को डिजाइन देना पड़ेगा। मनी बिल में जैसे अगर राज्यसभा अप्रूव नहीं कर रहा है तो उनके पास मतलब ओवर राइडिंग पावर थोड़ी है लोकसभा पे, तो वो बिल तो इफेक्टिवली लोकसभा के डिसीजन पे ही चलेगा। अगर राज्यसभा अपनी है जो वो मनी बिल को अमेंड कर दे सब्सटेंशियली, तो फिर क्या होगा? कर ही नहीं सकती है। नहीं, वो अमेंड करके अपना लोकसभा accept if they accept, it can only recommend. वो अमेंडमेंट करके अमेंडमेंट का प्रोपोजल वो लोकसभा में वापस भेज सकती है बस, और लोकसभा का ये डिस्क्रिशन होगा वो उस अमेंडमेंट को वो एक्सेप्ट करती है या नहीं करती है। एक्चुअली वर्ड्स में इसको अमेंडमेंट नहीं बोलेंगे, इसको रिकमेंडेशन बोलेंगे कि राज्यसभा रिकमेंड कर सकती है और लोकसभा की मर्जी पे वो ले या ना ले। अमेंडमेंट नहीं बोलेंगे एज इन रिजेक्ट और अमेंड नहीं किया जा सकता, बस रिकमेंड किया जा सकता है। ओके वेट, ये ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2013 का, मैं एज इट इज पढ़ देता हूँ आपको। व्हाट विल फॉलो इफ अ मनी बिल इज सब्सटेंशियली अमेंडेड बाय राज्यसभा, ये स्टेटमेंट एज इट इज स्टेटमेंट है। ऑप्शन में क्या क्या है सर? जो पहला ऑप्शन यही है कि लोकसभा प्रोसीड कर सकता है, वो माने या ना माने, यही आंसर है इसका जो आपने बोला था ना किसी ने। राइट सर। ये तो फिर एक टाइप का वीटो ही हो गया मनी बिल के लिए लोकसभा के पास, मतलब वो दे दो तुम अमेंड करो कुछ करो या उसकी नहीं सुननी है, बस जो लोकसभा चाहेगा वही होगा। एग्जांपल्स ऑफ जॉइंट सिटिंग, सबको भी मतलब जॉइंट सिटिंग हुई है, पास हो गए बिल उसमें। ये डोरी वाला एक्ट हुई है शायद, डोरी वाला एक्ट था जो डाउरी एक्ट। एक कोई पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड भी कोई एक आया था। नहीं सर, पोस्ट ऑफिस वाला वो पॉकेट वीटो वाला है, उन्होंने उसमें प्रेसिडेंट ने अपनी पॉकेट वीटो यूज की थी। यहाँ पर एक कोटा है सर, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म बिल और डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट है, एक बैंकिंग सर्विस कमीशन बिल है 1977 का, 3 बार ऐसा हुआ है। सेकंड कौन सा है, कोटा वाला क्या? हाँ सर, कोटा 2002। ओके, जब यूनियन बजट लोकसभा में पास नहीं होगा तो क्या होगा? फॉल ऑफ गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर विल हैव टू रिजाइन। हाँ, फॉलो गवर्नमेंट सही बोला, प्राइम मिनिस्टर वाला ही बोला है। एग्जैक्ट आंसर है द प्राइम मिनिस्टर सबमिट्स द रेजिग्नेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो फिर आपको ये लाने नो कॉन्फिडेंस मोशन वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा हो जाएगा।
Okay, which are सेम चीज which मनी are बिल के like केस can में you भी है ना। हाँ वो सेम ही हो गया फिर तो, मनी बिल और बजट एक ही चीज है। क्या मैम कुछ पूछ can रहे थे? anyone can anyone enumerate कौन से ऐसे मैकेनिज्म्स हैं जिनके पास होने से सरकार लाइक फॉल हो सकती है? ना पास होने से। हाँ, पास होने प्लस ना होने से वो सारे मैकेनिज्म बता दीजिए एक बार। एक वोट ऑफ थैंक्स भी पास ना होने से हो जाता है, और एक तो मनी बिल हो गया, फिर बजट मनी बिल हो गया। ऐसा है क्या सर, जैसे मनी बिल इन केस पास नहीं होता है तो इमीडिएटली प्राइम मिनिस्टर हैज टू रिजाइन और देयर शुड बी नो कॉन्फिडेंस मोशन आफ्टर दैट? एक्चुअली ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, कन्वेंशन है कि यू हैव लॉस्ट द ट्रस्ट ऑफ द हाउस। ओके, तो ट्रस्ट ऑफ द हाउस तो इवन इन ऑर्डिनरी बिल में भी नहीं, अगर वो गवर्नमेंट बिल रहेगा, गवर्नमेंट प्रोपोज्ड बिल रहेगा, तब उसमें भी ट्रस्ट आ जाएगा। प्राइवेट मेंबर हाँ डिफीट हो गया तो नहीं दैट। राइट, तो मतलब इवन ऑर्डिनरी बिल ऑफ द गवर्नमेंट इफ इट इज डिफीटेड देन मतलब कन्वेंशन के अकॉर्डिंग प्राइम मिनिस्टर शुड रिजाइन ना। हाँ, वो नहीं मोरल और कन्वेंशन। नहीं, उस केस में तो मतलब वो रिजाइन तो प्राइम मिनिस्टर नहीं करेंगे, लेकिन अपोजिशन के लोग मतलब कि ये चीज अपना एक प्रेसिडेंट के सामने एक प्रोपोजल रख सकते हैं कि मतलब कि नो कॉन्फिडेंस मोशन ला करके मतलब इनको अपना मेजोरिटी प्रूव किया जाए। सिर्फ और सिर्फ ये है, मोरल ग्राउंड पे ये कन्वेंशन बना हुआ, नो कॉन्स्टिट्यूशनल सैंक्शन इन दिस। एंड सर व्हेन इट इज मैंडेटरी दैट मतलब ये इन्हें रिजाइन करना पड़ेगा प्राइम मिनिस्टर को इन केस ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन ना ओनली। और बजट में भी, मोशन ऑफ थैंक्स में भी, इस दोनों में भी है। और जनरली मोशन ऑफ थैंक्स तो जनरली कन्वेंशन चलता रहा, उसमें तो लोग कोई मतलब मना नहीं करते हैं मतलब वहां पे। तो उस साल क्वेश्चन आया था तो उसी के आधार पर ये है। यदि वो डायरेक्ट पूछ देंगे कि इज इट कॉन्स्टिट्यूशनली बैक, तो हम लोग आंसर देंगे नहीं। यदि देंगे कर सकते हैं तो बोला हाँ कर सकते हैं, समझे, ऐसा है। प्राइम मिनिस्टर इज नॉट बाउंड टू गो बाय दैट कन्वेंशन, बट मोरल बैकिंग है। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं जी। ओके सर, आगे बढ़ते हैं। स्टेज ऑफ बिल बजट कोई बता दे, कैसे कैसे 5-6 स्टेज हैं, कोई नाम बता दे। Yeah, first is presentation of budget, then general discussion, then departmental committees scrutiny करेगी, then vote on demands for grant, and then appropriation bill, then finance bill. Right, ma'am. What is finance account? Finance bill, what is in finance bill? Like it kind of legalize the income from where government could receive. The taxation part and non-taxation part of the government. Appropriation bill क्या होता है? Appropriation bill expenditure of the government. Right. Yeah, like appropriation bill legalize expenditure, finance bill legalize income side. ये मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में appropriation bill. What is the yeah, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के पार्ट है ये, मतलब उसके पास करने के पार्ट है, कैसे कैसे पास करना है। Yes ma'am, you can. Okay, what is the basic difference between appropriation bill and finance bill, except that legalize income and this, the basic difference, another difference like. अप्रोप्रिएशन बिल एक्सपेंडिचर साइड देखता है और फाइनेंस बिल इनकम साइड के लिए देखा जाता है। Like I was asking, except this difference, the another difference is that while passing appropriation bill, amendment can be proposed. Sorry, amendment cannot be proposed. While passing finance bill, amendment can be proposed. Okay. Nice. ये जो प्रमुख लोकसभा एक्सटेंड हो सकता है ये? नवीन सर आपकी आवाज कट रही थी, फिर से बोल दीजिए क्वेश्चन।
लोकसभा का जो टर्म है वो एक्सटेंड हो सकता है क्या, जैसे 5 ईयर का होता है? नेशनल हाँ हो इमरजेंसी सकता है, नेशनल इमरजेंसी इमरजेंसी के टाइम पे इसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं। कितना कर सकते हैं? 6 month at a time. 1 month year? at a time, 1 year or 6 unlimited month? number of times. 1 ईयर होता है, 6 महीने नहीं होता। कौन सी आर्टिकल, कौन सी इमरजेंसी? 352 में, ठीक है। आर्टिकल 352 1 year at a time ना सर? हाँ 1 ईयर एट ए हाँ टाइम। 1 ईयर का ओ, एक्सेस ग्रांट के लिए कौन सी कमेटी का अप्रूवल मस्ट है? PAC पब्लिक अकाउंट कमेटी। What is token grant? It is kind of a fund that should be granted by parliament when urgency occur for a new service. Token grant And it is is for made available by reappropriation only. yeah ma'am. It's not a new expenditure. It's just transfer of money from one head to another head. How many departmental standing committees in India? 24 And कितनी लोकसभा के पास है और कितनी राज्यसभा के पास है? 16 है ना, 16 अपने इधर 16 है 16 लोकसभा, right. 8 है राज्यसभा। वो 5 कंडीशन कौन कौन सी है जब पार्लियामेंट कैन मेक लॉज ऑन द स्टेट सब्जेक्ट? इन केस स्टेट बोलता मतलब है स्टेट लेस बनाने के लिए 249 है। अंडर आर्टिकल 252 जब स्टेट कोई जैसे डैम सेफ्टी बिल है इरिगेशन के लिए जो पास हो रहा है, इरिगेशन स्टेट सब्जेक्ट पर कोई स्टेट बोल दे कि डैम बना दो हमारे इधर, तो और दूसरा इंटरनेशनल टेरिटरी, बस 2 ही याद है। तीसरा ये है कि राज्यसभा रिजोल्यूशन पास करे। चौथा ये है प्रेसिडेंट रूल लगाए। पांचवा ये नेशनल और एक इमरजेंसी। ये है टू और मोर स्टेट ऑथराइज करते हैं पार्लियामेंट को, तब भी पास वो सर ने बता दिया था। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस कहाँ से ली गई हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन में? ब्रिटेन। राइट। आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल तो याद नहीं है। 105। ओके। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है कि जो ब्रिटेन की प्रिविलेजेस थी वही इंडिया के एमपी की प्रिविलेजेस जाएंगी, ऐसा? अब अमेंड हो गया है आई थिंक 1976 या 78 में अमेंड हुआ था, 44th अमेंडमेंट के बाद। इंडिया में पार्लियामेंट सोवरेन है क्या सर? नो नहीं अंडर है सोवरेन। कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे 3 कंडीशन बताइए जहाँ पे प्रेसिडेंट जो है उससे प्रायर रिकमेंडेशन लेना चाहिए बिल को पास करने के लिए। वो 3 कंडीशन कौन कौन से हैं? तो मनी भी लगा मैम, एक ये स्टेट को नाम, और एक शायद होता है कि स्टेट का जो बाउंड्री चेंज करते हैं या उसका नाम चेंज करते हैं, तो उसके लिए थोड़ा डाउट है इस पे कुछ। राइट सर, यू आर राइट। सही है। ये तो 2 ही हुए ना, 3 में यहाँ पे तो। मनी बिल हो गया, स्टेट की बाउंड्री हो गया, थर्ड कौन सा है मैम? फाइनेंस बिल वाला है क्या, कैटेगरी ए? मैम बता दीजिए आप ही। हाँ फाइनेंस बिल कैटेगरी ए है। ओके। फाइनेंस बिल 1 और 2 में अंतर क्या है? फाइनेंस बिल 1 लोकसभा में इनिशिएट किया जा सकता है, सेकंड दोनों हाउस में से किसी में भी हो सकता है। फाइनेंस बिल के इंट्रोडक्शन के लिए प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन चाहिए, लेकिन फाइनेंशियल बिल सेकंड के लिए व्हेन वोटिंग तब रिकमेंडेशन चाहिए। ट्रू या फॉल्स स्टेटमेंट बताना। ऑल मनी बिल इज अ फाइनेंशियल बिल। मैं एक फाइनेंशियल बिल 1 और 2 के बीच डिफरेंस बता दे रही हूँ
कि उसमें एक बेसिक डिफरेंस ये है सब्जेक्ट मैटर के ऊपर ये कि फाइनेंशियल बिल 1 जो है वो सब्जेक्ट मैटर्स ले सकता है जो कि मनी बिल का हिस्सा है, बट फाइनेंशियल बिल 2 जो है वो मनी बिल के जो भी सब्जेक्ट मैटर है उनका हिस्सा जो भी है नहीं ले सकता, वो बस एक्सपेंडिचर विच इज चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया उसी को डील करता है। और बस सेकंड वाले पार्ट में केवल 110 का कोई भी पॉइंट नहीं होगा ना। कैटेगरी ए में एक ये भी है कि मनी बिल का पार्ट ले सकता है कैटेगरी ए फाइनेंशियल बिल, बट उसमें जो प्राइमरी मैटर है ना वो मनी बिल टाइप का, मतलब मनी बिल के पे फोकस नहीं रहना चाहिए, कुछ और रहना चाहिए। आगे चलते हैं। ओके, ये कमेटी पूछ रहा हूँ, ये सबऑर्डिनेट लेजिस्लेचर जो कमेटी होती है इसका काम क्या होता है अपना? जो भी डेलीगेटेड लेजिस्लेशन होते हैं उनके ऊपर आई थिंक होता क्या है ये डेलीगेटेड लेजिस्लेचर? पार्लियामेंट समटाइम्स मेक्स द बिल इन स्केलेटन फॉर्म, मतलब पूरा ढांचा सा फ्रेमवर्क बना देता है, एंड निटी-ग्रिटी रूल्स आर मेड बाय एग्जीक्यूटिव्स दैट आर कॉल्ड सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। ओके, तो फिर रूल्स कमेटी का काम होता है, मतलब रूल्स जो कमेटी होती है उसका क्या काम होता है? अगर सबऑर्डिनेट लेजिस्लेचर ये करते हैं तो रूल्स कमेटी क्या करती है? रूल्स कमेटी जो भी प्रोसीजर और बिजनेस लाइक रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस जो भी हाउस में होते हैं वो उनके स्क्रूटनी के लिए कमेटी बनाई जाती है, रूल्स कमेटी। तो फिर बिजनेस एडवाइजरी कमेटी क्या करती है? बिजनेस एडवाइजरी कमेटी एक्चुअली बिल टाइमिंग डे टू डे बिजनेस जो है ना पार्लियामेंट हाउस का वो देखती है, जैसे टाइम एलोकेशन हो गया, किस मेंबर के बिल को कितना टाइम मिलना चाहिए, ये सब। 3 कमेटी हैं जो शायद ये लोकसभा स्पीकर चेयर करते हैं, उनके नाम बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, रूल कमेटी और जनरल पर्पस कमेटी। राइट सर। जॉइंट कमेटी के नाम बताइए, कितनी जॉइंट कमेटी कौन कौन सी लगभग ऐसा? जॉइंट कमेटी मींस कुछ कमेटियां सर लोकसभा और राज्यसभा के लिए सेपरेट नहीं है, एक ही कमेटी है, जैसे कमेटी ऑन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, दैट इज अ जॉइंट कमेटी। एथिक्स कमेटी, पार्डन सर? एथिक्स कमेटी वो भी तो कॉमन है। हाँ, कुछ मतलब कमिटी ऑन एब्सेंस ऑफ मेंबर है, ये केवल लोकसभा में होता है। कमिटी ऑन प्राइवेट मेंबर का बिल ऑन रिजोल्यूशन जो है वो भी लोकसभा में सिर्फ मतलब ये चीज होता है। एस्टीमेट कमिटी ये भी सिर्फ लोकसभा में होता है, इतना तो पता है। राइट सर। एथिक्स कमेटी राज्यसभा में नहीं होता? एथिक्स कमेटी नहीं होता है वहाँ, शायद रूल्स कमेटी या वही रूल्स कमेटी या शायद हाउस इटसेल्फ देखता है उस काम को डायरेक्टली। नहीं सर, इसको चेक करिए। इथिक्स कमेटी जो बेसिकली है ना वो वहाँ पे डिसिप्लिन और डेकोरम वो पार्लियामेंट के अंदर वो मेंटेन करता है वो, और लोगों का मिसकंडक्ट वगैरह को वो एग्जामिन करता है। डिसिप्लिन तो उसको मेंटेन करना पड़ेगा ना। हाँ, तो ये मतलब ये लोकसभा का अपना अलग होता है, राज्यसभा का अपना अलग कमेटी होता है ये। अच्छा, तो राज्यसभा में दोनों में होता है ना? दोनों में दोनों होता है, लेकिन दोनों में होता है, दोनों का अपना अपना अलग होता है। अच्छा, जैसे मतलब जैसे स्टैंड कुछ कमेटी है उसमें, जैसे पब्लिक अकाउंट कमेटी है तो उसमें कुछ लोकसभा से होते हैं, कुछ राज्यसभा से होते हैं, लेकिन कमेटी एक ही होता है। लेकिन इथिक्स कमेटी जो होता है वो राज्यसभा का अपना सेपरेट होता है, लोकसभा का अपना सेपरेट होता है। एक और फैक्ट है इसमें, 1997 में राज्यसभा में शुरू किया गया था और ईयर 2000 में लोकसभा में। कमेटी ऑन गवर्नेंस का क्या काम होता है? इन केस गवर्नमेंट कुछ एश्योरेंस देती है ऑन द हाउस, तो उस चीज को मॉनिटर करने के लिए कि कितना फॉलो हो रहा नहीं हो रहा है। इसमें 15 मेंबर लोकसभा के होते हैं और 10 राज्यसभा के होते हैं। ठीक है। अच्छा, रैंडम सिलेक्शन ऑफ एमपीज इन कमिटीज, पार्लियामेंट्री कमिटीज have been a long foregone convention of Indian parliamentary system. True है या false? Seems true.
Can you please repeat it? रैंडम सिलेक्शन ऑफ एमपीज इन पार्लियामेंट्री कमेटी कन्वेंशन है, ये ऐसा ट्रू है या फॉल्स? ये तो ट्रू लग रहा है। और उसके लिए कुछ रेस्ट्रिक्शन होता है कि कुछ कुछ कमेटी में कुछ तो मिनिस्टर्स होंगे, वो मिनिस्टर नहीं उसमें पार्टिसिपेट उसके मेंबर बन सकते हैं। बाकी सिलेक्शन तो इसे नॉर्मल ही होता है, थोड़ा सा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का ध्यान रखा जाता है कि सारे पार्टी मेंबर्स के लोग मतलब थोड़ा इसमें पार्टिसिपेट करें, इस टाइप से कुछ। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है, रैंडम सिलेक्शन नहीं होता है। सभी पार्टीज अपने अपने मेंबर्स को वहाँ अपने प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग, जो उनका सीट है पार्लियामेंट में, उस अकॉर्डिंग वहाँ पे भेजती हैं। अच्छा, एक तो नेशनल इमरजेंसी वाला मिनिस्टर या सर, अच्छा एक जो नेशनल इमरजेंसी वाला जो एक क्वेश्चन था ना, जिसमें आप लोग बताए थे कि 1 साल के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं। बेसिकली वहां पे क्या है, वो इंडिफिनिट टाइम के लिए वो एक्सटेंड हो सकता है, लेकिन उसका क्या है कि हर एक 6 मंथ के बाद उसका पीरियोडिक उसका अप्रूवल पार्लियामेंट से उसका होना चाहिए। टेन्योर 1 साल पे हो रहा है या 6 महीने पे, ये कंफर्म कर दीजिएगा। मैंने 6 महीना ये 6 महीने पे, ये 6 महीने पे है। हर 6 महीने के बाद उसका पीरियोडिक अप्रूवल उसका चाहिए, और वो विधि 2 मंथ के अंदर मतलब उसको लेना होता है। इमरजेंसी का है या पार्लियामेंट्री टेन्योर का? नहीं, मतलब नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे जो पार्लियामेंट का टेन्योर जो हम एक्सटेंड करते हैं, तो एक बार में हम मैक्सिमम 6 मंथ के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं, न कि 1 साल के लिए। और ये एक्सटेंशन जो है हम ये इंडिफिनिट टाइम के लिए कर सकते हैं। 6 महीना करके हम कितना भी बार कर सकते हैं। इस पे किसी तरह का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। हाँ, उस पे रेस्ट्रिक्शन नहीं है, वो इंडिफिनिट टाइम तक। जैसे स्टेट में है ना कि मैक्सिमम 3 साल तक आप एक्सटेंड कर सकते हैं। 1 साल ऐसे ही, और बाकी उसके आगे कंडीशन है। ओके, वो कौन कौन सी कमिटीज हैं जिसमें कि मिनिस्टर जो है वो मेंबर नहीं हो सकता है? किसी भी कमेटी में, पार्लियामेंट के किसी कमेटी में, एस्टिमेट कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, तो पब्लिक अकाउंट कमेटी है, इसमें मिनिस्टर नहीं हो सकते हैं। वो भी है। कमिटी ऑन गवर्नमेंट एश्योरेंसेस और पब्लिक अंडरटेकिंग जो वाला जो है वो भी उसमें भी नहीं हो सकते हैं। ये स्टेटमेंट फॉल्स होगा क्या सर, कि किसी पार्लियामेंट्री कमेटी में मिनिस्टर मेंबर नहीं होते हैं? हाँ, ये फॉल्स होगा। हाँ, ये फॉल्स है। कुछ ऐसे कमिटीज हैं जिसमें कि मिनिस्टर मेंबर नहीं होता है, जैसे कि फाइनेंशियल कमेटी है। तीनों ही जो फाइनेंशियल कमिटीज है वो डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी में भी नहीं होता है। कमिटी ऑन एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन एंड वेलफेयर ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, गवर्नमेंट अश्योरेंस और पेटिशंस एंड सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, बस इतने ही कमिटीज है जिनका मिनिस्टर मेंबर नहीं होता है। बाकी रेस्ट ऑफ में हो सकता है। एग्जांपल्स बता दीजिए मैम, 1-2। मतलब जिसमें मिनिस्टर मेंबर्स हैं, मतलब मैंने अपने नोट्स में शायद गलत लिख रखा है, तो वो थोड़ा लिख लूंगा, नहीं। याद एक्चुअली रहेगा। आप जब लक्ष्मीकांत के सबसे पीछे वाले पेज पे जाइएगा ना, इस नोट्स एंड रेफरेंस में फर्स्ट पॉइंट दिया है। रेफरेंसेस में लिखा हुआ है। हाँ, एग्जैक्टली। ओके, थैंक यू। बट ऐसा एक स्टेटमेंट भी काफी जगह पढ़ा है, टीचर क्लास में बोलते हैं कि पार्लियामेंट्री कमेटीज में मिनिस्टर मेंबर नहीं होते हैं। हाँ, वही ना, मतलब ये उन्होंने बोला है कि पार्लियामेंट्री कमिटीज जो है ना, वो मेनली एग्जीक्यूटिव को ऑर्गेनाइज करने के लिए होते हैं, मेंबर नहीं तो ये सेपरेशन ऑफ पावर का वायोलेशन होगा। ये उन्होंने इसके पीछे का लॉजिक दिया। बट सर, लक्ष्मीकांत का जो न्यू एडिशन है ना, उसने स्पेसिफिकली लिख दिया कि इन कमेटी में मिनिस्टर मेंबर नहीं होगा। ओके। कितना नंबर पेज पे है? तो होगा या नहीं यस होगा सर, 23.10। ओके। पार्लियामेंट कमेटी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है क्या? नो। अभी मैं देख रहा था ना, तो वो कमिटी ऑन प्रिविलेजेस में मीनाक्षी लेखी मेंबर दिखा रही है। अभी मैं देख रहा था, उसको चेक कर रहा था, तो मीनाक्षी लेखी अभी वो मेरे ख्याल से मिनिस्टर ऑफ स्टेट एक्सटर्नल अफेयर्स। ओके, मतलब होती है, मतलब मेंबर्स होते हैं मिनिस्टर्स। पार्लियामेंट्री कमेटी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, बट उनका पूरा डिटेल्ड मेंशन नहीं है। कौन से आर्टिकल में है सर? सर, इसमें तो लिखा नहीं है आर्टिकल। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेक्स ए मेंशन ऑफ दीज कमिटीज एट डिफरेंट प्लेसेस बट विदाउट मेकिंग एनी स्पेसिफिक प्रोविजंस रिगार्डिंग देयर कंपोजिशन, टेन्यूर, फंक्शन एटसेट्रा।
23 मतलब चैप्टर है लक्ष्मीकांत का सर। जो बिल होती है पब्लिक बिल और प्राइवेट बिल, उसके इंट्रोडक्शन के लिए दोनों ही के लिए कितना दिन का प्रायर नोटिस चाहिए होता है? प्राइवेट बिल के लिए शायद 2 मंथ का नोटिस है और नॉर्मल बिल के लिए 15 डेज। प्राइवेट बिल के लिए आई थिंक 10 डेज का है शायद। नहीं 2 मंथ लिए 1 मंथ होता है और पब्लिक बिल के लिए 7 डेज नोटिस होता है। पब्लिक बिल किसको बोलते हैं? हेलो, अच्छा ये पब्लिक बिल किसको बोलते हैं? जो मिनिस्टर के द्वारा लाया जाता है, दैट इज इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट बाय अ मिनिस्टर। पब्लिक बिल कहीं देखा नहीं है सर। अरे पब्लिक बिल जो नागरिकों के लिए होता है भाई। नहीं पब्लिक का मतलब मिनिस्टर पब्लिक बिल होता है, मिनिस्टर नहीं लाते उसको जो private bill गवर्नमेंट बोलते हैं। लेके आए वो पब्लिक बिल हो गया। मतलब कोई मिनिस्टर अगर इंट्रोड्यूस कर रहा है, ला रहा है, और उसके अलावा अगर कोई भी एमपी ला रहा है, चाहे वो रूलिंग पार्टी का हो या अपोजिशन पार्टी का, वो प्राइवेट बिल हो जाएगा। या करेक्ट। एग्जैक्टली। तो वही पब्लिक बिल के लिए जो होता है वो 7 डेज का नोटिस चाहिए होता है और प्राइवेट बिल के लिए 1 मंथ का प्रायर नोटिस चाहिए होता है। एक बार और बोलना, पब्लिक बिल क्या बताए थे भाई? जो भी अगर कोई बिल मिनिस्टर गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस हाँ करता है बोलिए। उसको पब्लिक बिल बोलते हैं, और मिनिस्टर छोड़ के बाकी का कोई भी बिल। अच्छा, जो रिप्रेजेंटेशन से आते हैं वो अगर बिल इंट्रोड्यूस करें तो वो पब्लिक बिल में आएगा। हाँ मतलब हाँ करेक्ट। और अगर कोई नॉमिनेटेड है तो वो प्राइवेट, वो इंट्रोड्यूस करे तो वो नॉमिनेट उसमें आएगा, प्राइवेट में। नॉमिनेटेड नहीं, जो भी एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, मतलब जो भी गवर्नमेंट लेके आ मिनिस्टर रहा है। है, जो मिनिस्टर प्रेजेंट कर रहा है वो होगा। वो नॉमिनेटेड है, रिप्रेजेंटेड है, उसके फर्क नहीं पड़ता है। अगर मिनिस्टर बिल ला रहा है तो पब्लिक बिल कहलाएगा वो। मिनिस्टर के अलावा अगर एमपी ला रहा है बिल तो वो प्राइवेट बिल हो गया। एमपी लाता है और वो मिनिस्टर नहीं है तो वो प्राइवेट ही होगा। Okay, what is the difference between kangaroo closure and guillotine closure? हम कैंगरू में तो हम जो इम्पोर्टेंट प्रोविजन होते हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। गिलेटिन तो वो होता है ना जो सबसे आखिरी में करते हैं, जब मतलब ठीक कंगारू है। में सर ये है कि कुछ पार्ट्स को हम एग्जैक्ट क्लब कर देते हैं और पास करते हैं, और जिलेटिन में हम पूरे बिल को एक साथ वोट कर देते हैं। अच्छा, ये गुलोटिन जो है ना, उसके पीछे का एक वो स्टोरी है। फ्रांस में ब्लेड जो रहता था ना, जिससे लोगों को वो सजा देते थे, ये मारने वाला कैपिटल पनिशमेंट, वो गला काटने वाला, तो उस ब्लेड को कहा जाता था ये गुलोटिन, जो ऊपर से ऐसे नीचे गिरता है खटाक से। तो उसी बेसिस पे ये नाम दिया गया कि एक साथ सबको क्लब कर दो और उसके बाद एक ही बार में पास कर खत्म। स्टेट पे चलेंगे सर, काफी हो गया। हाँ चलिए सर आगे पूछिए। स्टेट असेंबली से पूछ लो। ओके, एक लास्ट स्टेटमेंट पूछ रहा हूँ मैं। अकॉर्डिंग, ये इसी साल का है 2020 का। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, अ पर्सन हु इज एलिजिबल टू वोट कैन बी अ मिनिस्टर इन अ स्टेट फॉर 6 months even if he or she is not a member of that state. ट्रू। फॉल्स। फॉल्स होगा। 25 एज होगी, वोट तो 18 एज वोटिंग राइट तो 25 चाहिए। वोटिंग राइट 18 के बाद ही मिल जाता है, लेकिन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के लिए एटलीस्ट 25 ईयर ऑफ एज होना चाहिए। सर 2020 का है ना? हाँ 2020 का है। आंसर की के अकॉर्डिंग क्या था सर इसका आंसर? आंसर की ने इसको फॉल्स ही माना है, और मैंने काफी लीगल एक्सपर्ट का देखा, उन्होंने बोला है कि ये डायरेक्ट मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, इसीलिए ये फॉल्स माना गया है। तो यूपीएससी के एज पर यूपीएससी इट्स फॉल्स स्टेटमेंट। रवि सर अपना माइक बंद कर लीजिए, आपके माइक से आवाज आ रही है। राज्यसभा की जो स्पेशल पावर्स हैं जो लोकसभा के पास नहीं है, उनको एक बार इन्यूमरेट कर दीजिए।
तो ऑल इंडिया दो सर्विस पावर्स हैं राज्य 249 स्टेट लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट हैं मतलब उसके रिगार्डिंग। हेलो, यू आर ऑडिबल, यू कैन गो अहेड। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ, स्टेट लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट हैं उस पर अगर कोई गवर्नमेंट, अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर अगर कोई लॉ बनाना चाह रही है तो उस केस में क्या है, राज्यसभा है उसको इनिशिएट कर सकता है। और किसी भी तरह का कोई नया ऑल इंडिया सर्विस अगर गवर्नमेंट बनाना चाह रही है तो उस केस में भी राज्यसभा के पास ही स्पेशल पावर होता है। वो पहले राज्यसभा से ही इनिशिएट होगा वो बिल। वाइस प्रेसिडेंट के रिमूवल के लिए भी इधर से इनिशिएट होता है क्या? और ये हाँ, वाइस प्रेसिडेंट के रिमूवल के लिए राज्यसभा से ही इनिशिएट होगा बिल। ऑल इंडिया सर्विसेज वाला भी है ना। हाँ, ऑल इंडिया सर्विस में क्या प्रोविजन है, कितने उससे पास होना चाहिए, वो मेजोरिटी का क्या सीन है वहां पे? दैट्स अ रिजोल्यूशन आई थिंक, तो 2/3 ऑफ वोटिंग एंड प्रेजेंट। ऑल इंडिया सर्विसेज वाले में। हाँ ऑल इंडिया सर्विस वाले। अच्छा, उससे सर तभी देख लेंगे जब चैप्टर में पहुंचेंगे। स्टेट लेजिस्लेचर पे चलते हैं आई थिंक। Rajya has one more power, that proclamation, if the proclamation of national emergency or any kind of emergency is issued, then it can remain effective even if it is approved by Rajya Sabha. हाँ, अगर लोकसभा वर्किंग में नहीं रहता है तो राज्यसभा के अप्रूवल पे भी वो चलता है। मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली, मैक्स 500 एंड मिनिमम 60 to 500. ओके। नॉमिनेटेड मेंबर कितने रहते हैं? राज्यसभा में तो पहले एक नॉमिनेटेड मेंबर थे, लेकिन गवर्नमेंट उसमें अमेंडमेंट ला करके वो नॉमिनेशन तो एंग्लो इंडियन को करते हैं, ये प्रोविजन खत्म कर दी। ये प्रोविजन गवर्नमेंट खत्म कर दी। अब तो वो खत्म भी हो गया, मतलब यही पॉइंट था। तो अब स्टेट गवर्नमेंट में नॉमिनेशन मतलब प्रोविजन खत्म हो गया है। इन लेजिस्लेटिव असेंबली एंड इन लेजिस्लेटिव काउंसिल लेस देन 40 नहीं रहना चाहिए और 1/3 है लेजिस्लेटिव का, इसका असेंबली का मैक्सिमम। उसमें कुछ नॉमिनेटेड भी रहता है गवर्नर के द्वारा। हाँ 1/6 है ना शायद, या 1/12 है। 1/6 सॉरी। 1/3 टोटल स्ट्रेंथ होना चाहिए असेंबली का, बट मिनिमम स्ट्रेंथ 40 होना चाहिए। एक्सेप्शन है इसके अंदर, वो याद तो रहते नहीं है कि 40 से भी कम अलाउड है। 30 का एक सिक्किम में होगा आई थिंक। अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम है, नागालैंड है एंड शायद मणिपुर भी है और गोवा है। कुछ याद करने का तरीके हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वाला लिमिटेशन है। ओके, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ए स्टेट। पहला स्टेटमेंट है, द गवर्नर मेक्स अ रूडिमेंट्री एड्रेस to the member of the house at the commencement of first session of the year. True or false? True. ना कौन सा आर्टिकल है ये? True. आर्टिकल पता किसी को? ये रूडिमेंट्री वर्ड का मीनिंग क्या होता है? रूडिमेंट्री नहीं है, सॉरी, कस्टमरी है, ट्रेडिशनल। ओके सर, ओके। Second, true statement. Second statement है, when a state legislature doesn't have a rule on a particular matter, it follows the Lok Sabha rule on that matter. True or false? ये false है, I think. I don't True. ये एक बार false फिर से है। रिपीट करना तो भाई। हाँ, मैं रिपीट करता हूँ। I guess part है, true माना गया है। क्वेश्चन क्या है? नहीं, मैं रिपीट करता हूँ, रुकिए। When a state legislature doesn't have a rule on a particular matter, it follows the Lok Sabha rule on that matter. फॉलो करता है, ये कन्वेंशन से है, मतलब तो उनके ऊपर बाउंडेशन नहीं है कि फॉलो करना ही है। नहीं, वो उसका मर्जी है फॉलो या नहीं करे। यूपीएससी ने इसको गलत माना है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो फॉलो नहीं भी कर सकता। ठीक है, हाँ वही उनकी मर्जी पे है, बाउंडेशन नहीं है। बाउंडेशन सही माना है उसे।
यूपीएससी ने सही माना है, फॉलो हाँ करता है सही यार, माना है, बराबर सही देखा माना है। है। यूपीएससी इस क्वेश्चन का आंसर सही माना है आई This is थिंक। a correct. हाँ वो Yes, फॉलो yes, करता yes, है। same statement है बिल्कुल। ये हाँ करेक्ट स्टेटमेंट स्टेटमेंट हाँ उसका डिस्क्रिप्शन पे होता है, वो कैसे भी करे उसको। नहीं, लेकिन यूपीएससी इस स्टेटमेंट को सही माना है, मतलब कि मतलब अगर क्या स्टेट कहना गवर्नमेंट के पास कोई रूल नहीं है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल फॉलो करती है। इस स्टेटमेंट को सही माना है यूपीएससी। ये PYQ है, उसमें यूपीएससी का ऑफिशियल आंसर की में वही जो है ट्रू माना है। हम लोग इसके अंदर घुसेंगे तो माथा पच्ची हो जाएगा। आगे बढ़िए, ऐसे बहुत सारे आते रहते हैं बीच बीच में। चलो नेक्स्ट। कोई पूछ लो। हेलो। Legislative Council is a secondary chamber in state legislature. True or false? True. True. And Rajya Sabha is a secondary chamber in union parliament. राज्यसभा को सेकेंड हाउस बोला जाता है, हाउस ऑफ इल्डर्स राज्यसभा बोला जाता सेकेंडरी है। है, लेजिस्लेटिव काउंसिल को सबऑर्डिनेट बोला गया है, सेकेंडरी नहीं। Rajya Sabha is not secondary. Rajya Sabha is second house. Okay, अच्छा the हाँ member सॉरी, वही of वर्ड में legislative गलत हो गई। council, the member of legislative council does not participate in election of the president, but they participate in the election of representative of states in Rajya Sabha. True or false? False. False. या करेक्ट False. फॉल्स, बिकॉज वो दोनों में ही पार्टिसिपेट नहीं करते, प्रेसिडेंट में भी के इलेक्शन में भी पार्टिसिपेट नहीं करते, और जो राज्यसभा में रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके इलेक्शन में भी पार्टिसिपेट नहीं करते। जॉइंट सीटिंग का प्रोविजन है इसमें स्टेट में? नहीं है। नो, देयर इज नो सच प्रोविजंस। जॉइंट सेटिंग का कोई प्रोविजन नहीं है। लेजिस्लेटिव कौन काउंसिल हर 6 स्टेट में स्टेट में नहीं है ना, इसलिए लेजिस्लेटिव ज्वाइंट काउंसिल सीटिंग है? का प्रोविजन 6 स्टेट में है। एक बिहार हो गया, एक बगल में उसके यूपी हो गया, फिर उधर महाराष्ट्र, उसके नीचे कर्नाटका, और फिर आंध्रा और तेलंगाना। एक जम्मू कश्मीर में भी था, तो जम्मू कश्मीर का असेंबली तेलंगाना, हो गया। यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका। इसको ऐसे याद रखो, बिहार के बगल में यूपी है, दूसरा कर्नाटका और महाराष्ट्र एक साथ है, 2, फिर आंध्रा और तेलंगाना। The power of legislative council is similar to that of Rajya Sabha in passing money bill as well as ordinary bill. True or false? False. 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 Legislative council can. Yeah, ma'am, please. No, I was asking the reason. Tell me. मैम वो सिर्फ डिले कर सकता है ना, जो ऑर्डिनरी बिल होता है 3 महीने तक डिले कर सकता है, और उसमें तो कुछ पावर है ही नहीं उसके पास, मतलब कि मनी बिल में तो कुछ है ही नहीं सब्सटेंशियली, राज्यसभा के पास भी नहीं है। तो और जो नॉर्मल बिल होता है, जो स्टेट असेंबली और काउंसिल होता है, वो डिले कर सकता है सिर्फ 3 महीने तक, असेंबली माने या ना माने उसके बाद ऐसा कुछ है ही नहीं। आई थिंक 4 महीने के लिए डिले कर सकता है। एक बार कंफर्म हो लीजिएगा। Maximum 4 months. ओके। For first time it is 3 months, Yeah, और first second time 3 वो months वापस in release first 2 and yeah. नेक्स्ट 1 मंथ कैसे? सेकेंड सेशन में असेंबली फिर से पास कर देती है बिल और फिर वो जाता है काउंसिल के पास, तब 1 महीने और डिले कर सकते हैं वो। ओके, थैंक यू। पार्लियामेंट में कौन कौन सी लैंग्वेज हम यूज कर सकते हैं, मतलब एमपी यूज कर सकते हैं? इंग्लिश, हिंदी बोलने के और लिए, पर्टिकुलर लैंग्वेज एज पर द इंग्लिश और हिंदी हम लोग बोलने यूज कर के लिए सकते ना। हैं, और हम कोई स्पीकर के परमिशन से हम ऐसी लोकल लैंग्वेज में बोलने भी के लिए उनको तो हम बात कोई कर सा भी लैंग्वेज आई थिंक यूज कर सकते हैं वो अपना लोकल भी। और सर ये ऑफिशियल एक्ट 1968 है, उसमें लिखा है क्या सर ये सब, या कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है? ये आर्टिकल में मेंशन है 119 या 20 में समथिंग लाइक कि इंग्लिश और हिंदी होगा
उसके बाद ये भी लिखा हुआ है कि 15 साल के बाद इंग्लिश डिसकंटिन्यू कर देंगे, लेकिन पार्लियामेंट में एक्ट पास किया शायद 65 में कि हम इंग्लिश रखेंगे उसको, ऐसा है उसको। ओके। अच्छा, ये 15 साल था या 10 साल था? 15 ईयर था सर, 1965 तक बोला था। ओके ओके। तो सर ये जो अपनी शेड्यूल जो लैंग्वेज है 22, वो और इन सब लैंग्वेज का की मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है, कुछ रिलेशन है क्या इनका? इंग्लिश तो शेड्यूल में नहीं है ना? ऐसा तो कुछ ऐसा इंग्लिश कुछ शेड्यूल रिलेशन में है नहीं है, नहीं यहाँ पे। तो ऑफिशियल लैंग्वेज अलग है और शेड्यूल्ड लैंग्वेज अलग है, ऐसा कह सकते हैं ना सर? हाँ, इंडिया का नेशनल लैंग्वेज तो है नहीं ना कुछ अपना। हाँ, ऑफिशियल लैंग्वेज है मतलब, तो वो हिंदी और इंग्लिश है, और शेड्यूल्ड लैंग्वेज अलग होगी 22 अपनी, राइट? अगर कोई स्टेट का काउंसिल कोई बिल पास कर दे और असेंबली को भेजे, पहले बिल काउंसिल में इनिशिएट हुआ है, असेंबली को भेज दे, तो फिर क्या होगा? असेंबली उसको रिजेक्ट कर दे तो क्या होगा? मतलब जॉइंट सिटिंग या फिर बिल डाइज, The bill will dead. बिल लैप्स Like हो it will जाएगा। lapse. ओके, ठीक है। Joint sitting never take place in the state legislature. It is the only form of the parliament. True. True. I was in the statement. I was just complimenting to his comment over the joint sitting. The quorum of 1/6 any of the MLC legislative body, either it is being assembly or council, is 10 member or 1/10 of the total member, excluding presiding officer. True or false? False, including. Ma'am, can you repeat? I was asking the quorum of any of the legislative body, either it is assembly or council, is 10 member or 1/10 of the total member. So including presiding officer, I have asked excluding presiding officer. Including. and in Lok Sabha, in Union Parliament, it is 1/10 na? हाँ, 1/10 Yeah, only 1/10, but including presiding officer. And in Legislative Assembly, it is 10 or 1/10, Whichever whichever is greater, right? तो स्टेट में आप बोल रहे हो हम प्रिसाइडिंग ऑफिसर को इंक्लूड करते हैं, सेंटर में नहीं करते, ये बोलना चाह रहे हो ना आप? नहीं, सेंटर में भी करते हैं, स्टेट में भी करते हैं, प्रिसाइडिंग ऑफिसर को इंक्लूड करते हैं, एक्सक्लूड नहीं करते हैं। ओके। 1/6 MLCs shall be elected by MLAs. True or false? True. ये फॉल्स है। ये 1/12 है क्या? False है, क्योंकि आई थिंक 1/3, आई मीन 1/3। देखो हाँ, इसमें ना 1/3 है। इसमें देखो क्या है, तो पूरे को 1/3 कर दो, तो 1/3 का जो होता है इलेक्शन होता है वो एमएलए के द्वारा किया जाता है, लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा। रिमेनिंग 1/3 जो बच रहे हैं उसका किया जाता है जो थर्ड टायर पे जो होते हैं, जैसे म्यूनिसिपालिटी, कैंटोनमेंट बोर्ड, ये सब जो होते हैं थर्ड टायर वाले जो होते हैं। और बचा 1/3 बचा, तो 1/3 को करो 1/6 और 1/6 में डिवाइड कर दो। 1/6 गवर्नर नॉमिनेट करते हैं, फिर बचा 1/6, तो 1/6 को फिर 1/12 में डिवाइड कर दो, तो 1/12 करते हैं। कुछ 1/12 जो होते हैं वो टीचर करते हैं, मतलब कुछ क्राइटेरिया होता है, प्राइमरी स्कूल के टीचर उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। और बचा जो 1/12 जो बचा, तो वो कुछ ग्रेजुएट स्टूडेंट जो होते हैं, जो 3 साल तक के लिए जो होते हैं, मतलब जस्ट ग्रेजुएट हुए, उनके 3 साल हुआ है, वो स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, वो इलेक्ट करते हैं 1/12 को। पूरा क्लियर हो गया। ओके, समझाया आपने। Consider the following statement. All UTs have representation in the Rajya Sabha. True or false? False. False है ये। कौन कौन से पुडुचेरी। दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर नहीं है शायद अभी ऑप्शन में। पंडित, जम्मू कश्मीर का तो रिप्रेजेंटेशन आई थिंक अब तो नहीं है। नहीं, प्रपोज्ड है, वो इलेक्शन नहीं हुआ है शायद अभी, ऐसा है सर उसके
ओके गूगल कीजिए, उसको पता लगेगा। दे हैव 4 शीट्स। जो भी इलेक्शन नहीं पाया ना अभी, वहां तक थोड़ा कंडीशन अच्छा नहीं है इस वजह से। सेकंड स्टेटमेंट है, इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन द स्टेट असेंबली एंड द स्टेट काउंसिल कैन रिमूव द गवर्नर ऑफ ए स्टेट। नो, फॉल्स। हाँ, वो प्रेसिडेंट ही करते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, वो प्लीजर ऑफ द प्रेसिडेंट के बेसिस पे होता है उसका। Okay, while giving assent to the bill, governor has one option that he can reserve the bill for the consideration of the president. और अगर प्रेसिडेंट ने रिकंसिडरेशन के लिए भेजा है असेंबली के पास फिर से, तो असेंबली हैज टू रिकंसिडर इट विद इन 3 months। ट्रू और फॉल्स? ये फॉल्स है। सीम्स ट्रू। No, it's not true because the period is 6 months, not 3 months. Okay. And related to the same thing, like it is obligatory, like if the House has reconsidered it and resent it to the President, then it is obligatory for the President to give assent to such bill. It is true or No. false? No, not obligatory for the President. फॉल्स। सेंटर के केस में होता है लेकिन स्टेट के केस में नहीं होता है। Actually, it is, for me, it is doubtful because ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ नहीं लिखा हुआ है कि करना है कि नहीं करना है। मैम आर्टिकल 200 में दिया हुआ है ना, 201 और 200 में आप देख लीजिए। हाँ, बट ऐसा नहीं दिया हुआ है कि प्रेसिडेंट को ऑब्लिगेटरी है रिसेंट करने पे भी। नहीं, लेकिन ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट, जैसा कि मतलब कि लोकसभा के केस में मतलब सॉरी सेंटर के केस में है कि अगर रिकंसिडरेशन होकर के बिल उसके पास आया है तो उसे हर हाल में उसको एक्सेंट देना ही पड़ेगा, लेकिन ऐसा स्टेट गवर्नमेंट के केस में कहीं ऐसा मेंशन नहीं है। हाँ, एक्चुअली में ये जो अपना आर्टिकल 1111 है ना, वहाँ पे ये लोगों ने मेंशन किया हुआ है कि आपको देना पड़ेगा प्रेसिडेंट सर को, लेकिन जो 201 और 200 है वहाँ पे ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया हुआ। तो फिर वहाँ पे उनके पास मतलब पॉकेट वीटो आ जाती है सर, हैवीली, ऐसा कह सकते हैं। हाँ, सेंटर वाले केस में दे हैव मेंशन स्पेसिफिकली, लेकिन 201 और 200 में ऐसा कुछ सर वो मेंशन नहीं होने के पीछे का रीजन ये है ना कि ये रिकंसिडरेशन वाला जो सस्पेंसिव विटो है ये बाद में इंट्रोड्यूस किया गया ना 44th अमेंडमेंट में, और स्पेसिफिकली सेंटर के केस में किया गया बिकॉज वो इमरजेंसी के टाइम जो भी भसड़ मची थी वहां पे उसके कारण ये किया गया था। ओके, स्टेट असेंबली के इलेक्शन के टाइम पे जो भी टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी में यूनिफॉर्मिटी का कंडीशन होता है वो क्या है? बेसिकली पॉपुलेशन के बेसिस पे मतलब कितने नंबर ऑफ वोटर्स हैं उसके बेसिस पे मतलब वो लोग डिसाइड करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी में, ताकि वो हर कॉन्स्टिट्यूशन में नंबर ऑफ वोटर्स मतलब अप्रोक्सीमेटली सेम होने चाहिए। टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन वाला कॉन्सेप्ट। एक होता है एलोकेशन ऑफ ये कॉन्स्टिट्यूशनल, एक होता है रीएडजस्टमेंट। ये दोनों में क्या डिफरेंस होता है? मतलब जैसे करते रहते हैं ना, अब जैसे जम्मू और कश्मीर में हुआ है रीएडजस्टमेंट तो होता रहता है ना, वो डिफरेंस क्या है इन दोनों में? Like without changing the total number of seat in the state. वो रीएडजस्टमेंट अमेंडमेंट से लोकसभा की सीट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट को फ्रीज कर दिया गया था 1971 के जजमेंट सेंसस के अकॉर्डिंग। उसके बाद ये करीब 2000 में सिर्फ 2000 तक की फिक्स किया गया था। 2000 में फिर से 84th अमेंडमेंट आया था, उसने बोला कि 1991 के पॉपुलेशन के हिसाब से एडजस्टमेंट करेंगे। फिर लेकिन 2 साल बाद फिर आया कि 1991 नहीं 2001 के 2003 में ये अमेंडमेंट एक्ट आया था कि 2001 के अकॉर्डिंग ही फिक्स रहेगा। अभी 2026 तक की फिक्स है। लोकसभा और एसएलसी और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स फिक्स हैं। एडजस्टमेंट रीएलोकेशन नहीं हुआ था ना? नहीं, मेरा डाउट ये एडजस्टमेंट में ना, रीएडजस्टमेंट में लोकसभा जो सीट्स है वो नंबर ऑफ सीट्स चेंज नहीं होती है, बस रीएडजस्ट हो जाता है। हाँ, जैसे मेरा डाउट ये है जैसे कि जो नंबर, जैसे मान लीजिए कि 545 अपना जो 543 है, 2 तो इंग्लैंड वो हटा दिए, तो ये 543 जो नंबर है वो 71 के सेंसस पे है या फिर 2001 के सेंसस पे है? 71 के सेंसस पर है सर।
ओके, और जो 70 के रीएडजस्टमेंट सेंसस हो रहा है, जो मतलब कि किसी का बाउंड्री बढ़ा दिया घटा दिया, वो 2001 वाले पे है, ये बोल रहे हैं आप लोग? दैट इज विद इन द स्टेट आई थिंक ऑल्सो, कि मतलब इसी स्टेट में इतनी सीटें फिक्स हैं, लेकिन रीएडजस्टमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंसी कर देते हैं। ओके ओके, थैंक यू। अच्छा, एक स्टेटमेंट है जो मुझे पर्सनली समझ में नहीं आया है, इसका कोई मतलब समझा दे। द डिमार्केशन ऑफ दीज कॉन्स्टिट्यूएंसीज इज डन इन सच अ मैनर that ratio between the population of each constituency and the number of seats allotted to it is the same throughout the state in case of state legislative assembly. So what does this mean? जैसे 10 पार्ट में डिवाइड किया जा रहा है जैसे किसी भी स्टेट को, तो जैसे हर एक पार्ट का क्या होगा ना, जितनी उसकी पॉपुलेशन है, जैसे किसी एक पार्ट में पॉपुलेशन 4 लाख है और उसमें सीट्स क्या, मतलब कि हर कंस्टिट्यूएंसी में ना लगभग सिमिलर पॉपुलेशन होनी चाहिए, मतलब कहने का ये मतलब उसका है। किसी और को हाँ, बट ये रेशियो का जो सेंस दिया ना कि नंबर ऑफ सीट्स अलॉटेड, तो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए एक ही सीट अलॉटेड होगा, तो फिर ऐसा क्यों लिखा है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। मैम पहले ऐसी भी कंस्टिट्यूएंसी थी जहां 2 सीटें हुआ करती थी एक कंस्टिट्यूएंसी पे, ऐसा मैंने सुना है, आई एम नॉट श्योर। पहले होता था ऐसा कई जगह। नहीं, मुझे भी ये समझ नहीं आया एक्चुअली, कोई और लॉ का हो या फिर बंदा हो। सर, मैम स्काई हाई मैम, आप थोड़ा ये आपने स्टेट लेजिस्लेचर के केस में बोला या पार्लियामेंट के केस में? हाँ, नहीं, पार्लियामेंट वाला तो समझ में आ जाता है, बट ये स्टेट लेजिस्लेचर वाला केस है। अच्छा, Can you please repeat the line again, please? Yeah, sure. In case of state legislative assembly, okay, demarcation of the constituencies is done in such a manner that the ratio between the population of each constituency and the number of seats allotted to it is the same throughout the state. For example, there is a designated number of people living in a state, and then there are constituencies, for example 20, 25 something constituencies are there. So जितनी population है उसके कंपेयर में आपने सभी में इक्वली डिवाइड कर दिया। वाई सो? बिकॉज कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंसी ये ना बोले कि फॉर एग्जाम्पल आपने वाई कॉन्स्टिट्यूएंसी में इतनी सीट्स निकाली है तो वहां की पॉपुलेशन मेजॉरिटी में है तो उन्हें बेनिफिट मिल गया, बट हम लोगों की यहाँ पे कम है तो यहाँ पे इलेक्शन होंगे तो उस वजह से तो फिर लोग कम रह जाएंगे ना। तो रिप्रेजेंटेशन को इक्विटेबल बनाने के लिए फॉर एग्जाम्पल एक क्लास में 5000 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, एंड उनके रिस्पेक्टिवली 10 लीडर्स खड़े होंगे, तो 5000 को अगर आप 10 से डिवाइड करते हो तो एक स्टूडेंट के इक्वल 500, यानी जो एक लीडर है वो 500 के इंटरेस्ट को कंप्लीट करेगा। तो अब सभी जो 10 लीडर्स है दे आर कंसेंटेड ना कि ठीक है मुझे भी 500 देखना है, आपको भी 500 देखना है। बट सपोज एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां पे 5000 है और 10 ही उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी, अब एक कॉन्स्टिट्यूएंसी तो 100 को देखेगी, दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी 500 को देखेगी, तीसरी 600 को देखेगी, तो कैन यू रियलाइज द लोड, कैन यू रियलाइज कि कितनी इनइक्वालिटी है। अब वो 100 वाले का काम इजी हो गया, बट जो पीछे 400 दूसरे को एक्स्ट्रा देखने पड़े तो उसका टाइम, उसके रिसोर्सेज वेस्ट हो गए ना। इक्विटेबल तो नहीं हुआ ना इलेक्शन में कॉन्स्टिट्यूएंसी को इक्वल रिप्रेजेंटेशन इसलिए दिया जाता है सो दैट इक्वलिटी गेटिंग। यस मैम, मैं थोड़ा समराइज करने की कोशिश करता हूँ वो भी मैं, कि इन केस अगर किसी कंस्टिट्यूएंसी की पॉपुलेशन 1 लाख है और उसको सीट 2 अलॉट की गई हैं कि वहां से 2 एमएलए आएंगे तो 2/1 लाख, और एक तो ऐसा कि इन केस और कोई कंस्टिट्यूएंसी जिसकी पॉपुलेशन 50,000 है उसको एक सीट मिलेगी, ताकि मतलब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन हो सके कि 50,000 पॉपुलेशन पे एक सीट है। तो ये इसलिए ही किया गया था क्योंकि पहले पर कंस्टिट्यूएंसी हो सकता है एमएलए 2 भी होते थे, बट एट प्रेजेंट ऐसा नहीं है। हाँ, वो पहले 2 मेंबर कंस्टिट्यूएंसीज होती थी ना कुछ, तो 1961 में आया था एक एक्ट 2 मेंबर कंस्टिट्यूएंसीज अबोलिशन एक्ट, तो उससे अबोलिश कर दी गई थी वो कंस्टिट्यूएंसीज। ओके होप आई वुड
ओके। राइट नाउ ऑन एवरेज एक एमपी करीब 16 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करता है, तो इसलिए काफी टाइम से मांग चल रही है कि लोकसभा वगैरह में सीटें बढ़ाई जाए। कोई और डाउट हो, क्वेश्चन हो, नहीं तो फिर रैप करते हैं। Okay, so it is regarding individual privileges of ministers or whatever MP MLAs, that they cannot be arrested during the session of state legislature 20 days before and after each session. True or false? 40 days है। 40 days. And that's in civil cases na, and in criminal cases there is no such restrictions, right? Yeah, only in civil cases, not in criminal cases, civil, and neither in preventive detention also. हाँ Okay. ओके, तो ये लास्ट स्टेटमेंट है, मैं पूछ रहा हूँ, ये भी 2020 का ही है, बताना इसको। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, देयर इज नो मिनिमम नंबर ऑफ डेज दैट द पार्लियामेंट इज रिक्वायर्ड टू मीट इन अ ईयर, सॉरी। True. True. हाँ ट्रू है। ठीक है सौरभ सर, फिर रैप अप कर लीजिए अगर कुछ है, नहीं तो आई थिंक दृश्यम सर, दर्शन सब चलेगी नहीं। दृश्यम सर आप कर दो रैप अप, कैसे करते हो सर? करते हैं ना उनको तो कभी कुछ बोलना पड़ता है क्या लास्ट में? थैंक यू। अच्छा एक डाउट है, ये टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस का मतलब क्या हुआ? जैसे राज्यसभा में हमारे 245 मेंबर्स हैं, अगर सपोज में से 5 सीट वैकेंट हैं, तो टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस मतलब क्या होगा? 245 होगा या 240 होगा? नहीं, टोटल मेंबरशिप मतलब टोटल मेंबरशिप, वैकेंसी उसमें ऐड नहीं होती है। इफेक्टिव मेजोरिटी देखते हैं ना फिर वहाँ पे हम लोग। नहीं, सब मेरा डाउट ये, सपोज प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट को अगर हमको हटाना है उनके पोस्ट से, तो उसमें चाहिए कि एब्सोल्यूट मेजोरिटी होना चाहिए टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस का। अगर 5 मेंबर का 5 सीट वैकेंट है अगर, तो उस केस में हमें कितना चाहिए? 240 के बेसिस पे हमको मेजोरिटी चाहिए या 245 के बेसिस पे मेजोरिटी चाहिए? सर वाइस प्रेसिडेंट के केस में तो इफेक्टिव मेजोरिटी बोला गया है ना, जैसे कि हाँ, वो इफेक्टिव स्ट्रेंथ का मेजोरिटी बोला गया है। मेजोरिटी वाला 245 के बेसिस पे चाहिए आई थिंक। हाँ 245 का देखेंगे ना हम लोग, जैसे प्रेसिडेंट के केस में 2/3 ऑफ मेजोरिटी लिखा हुआ है ना, तो वहाँ पे 545 का देखेंगे हम लोग, 2/3 545 का। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के केस में इफेक्टिव डिफरेंस जो है ना, इसमें जो डिफरेंस है वो वर्ड्स में है, कि जो वाइस प्रेसिडेंट या फिर जो भी है उनके केस में ये होता है कि मेजोरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर्स, और जो आप बोल रहे हैं वो टोटल मेंबरशिप वाला अलग होता है, और देन मेंबर्स वाला जो होता है वो इफेक्टिव मेजोरिटी होता है। तो टोटल मेंबरशिप का मतलब होता है कि टोटल मेंबरशिप मतलब कोई वैकेंसी उसमें ऐड नहीं होगी, और देन मेंबर्स वाले में वैकेंसी ऐड होगी। आई थिंक, लाइक इफ आई एम रॉन्ग देन करेक्ट मी। अच्छा तो वाइस प्रेसिडेंट को मतलब कि रिमूव करने के लिए कितना सपोर्ट चाहिए? एटलीस्ट 121 चाहिए या फिर 123 चाहिए? अगर 5 वैकेंसी अगर हो तो 120 वही 120 चाहिए, 240 का आधा चाहिए मेजोरिटी। हाँ मतलब 121। हाँ, अगर आप 5 वैकेंट मान के चल रहे हो तो फिर 121। अच्छा, आप श्योर हैं कि मतलब ये गेस है आपका? नहीं ये तो श्योर है ना, इसमें ऑल द देन मेंबर्स लिखा है उसमें। ओके, मतलब वैकेंसी को हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं। जहाँ पे वहाँ पे वैकेंसी नहीं कंसीडर। एक ही चीज को प्रभात जी 5 तरह से थोड़ा हो गया, उन्होंने बोला है श्योर है, वैकेंसी नहीं कंसीडर की, इसीलिए 121 आया, हो गया क्लियर है। देन मेंबर का मतलब जो उस टाइम है। अरे हाँ समझ गए भाई। और
से स्ट्रिंजेंट भी हैं। ओके दशरथ सर, मैं ना इसको वो कर रहा हूँ, आप ना इसको ऑफ कर देना, कैंसिल, क्योंकि मैं एडमिन नहीं हूँ। ओके सर, जी सर, ओके, कर दीजिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे. If you want to join more such sessions, you can join our Telegram channel. And those who are watching us on YouTube, you can make your comment if you like to. Thank you for joining us. Thank you, guys.